जिला परिषद कैडर पर अगली अपडेट हम आपके लिए लेकर आए हैं। आखिरकार बैठक कब होगी ये भी अब यहां तय हो चुका है। देखिए, बुधवार को बैठक होने वाली है। हालांकि काफी इंतजार जिला परिषद कैडर के कर्मचारियों को और अधिकारियों को इसे लेकर करना पड़ा, क्योंकि 30 अक्टूबर को ये बैठक होने वाली थी। इसमें मर्जर को लेकर ये फिर अपनी डिमांड रखेंगे कि पंचायती राज विभाग में डायरेक्ट इन्हें मर्ज किया जाए, ताकि वो सभी सुविधाएं इन्हें मिल सके जो कि विभिन्न विभागों के कर्मचारियों और अधिकारियों को मिल रही है। ऐसे में ओपीएस के लाभ से भी ये वंचित रह रहे हैं अगर इन्हें मर्ज नहीं किया जाता है। कुछ एक सुझाव भी इनके साथ लाए जाएंगे जो कि बैठक में ये रखेंगे। 30 अक्टूबर को बैठक इसलिए नहीं हो पाई थी क्योंकि एक तो पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह राणा यहां पर मौजूद नहीं थे, और दूसरी बड़ी बात ये भी है कि जो पंचायती राज विभाग के निदेशक हैं वो भी चुनावी ड्यूटी पर हैं। लेकिन अब अतिरिक्त कार्यभार यहाँ जब किसी दूसरे अधिकारी को सौंप दिया गया है तो निर्देश जारी हो चुके हैं उन्हें भी कि जल्दी ही वो तैयारी कर ले इस बैठक को लेकर, और कुछ एक डॉक्यूमेंट्स भी लाने के लिए कहा गया है। और जिला परिषद कैडर के जो प्रतिनिधि हैं वो भी इस बैठक में पहुंचने वाले हैं शामिल होने के लिए। लेकिन इस बार क्या कुछ कहा जाता है, इनकी मर्जर की डिमांड सुनी जाती है या नहीं, या फिर कोई और आश्वासन देकर टाल दिया जाता है, ये हम देखेंगे। क्योंकि बार बार जिला परिषद कैडर के प्रतिनिधियों की ओर से यही कहा जा रहा है, यानी कि जो संगठन के प्रतिनिधि हैं वो यही एक बात दोहरा रहे हैं कि उन्होंने अपनी पेन डाउन स्ट्राइक इसी शर्त पर वापस ली थी कि इन्हें मर्ज किया जाएगा। अब ये दिन भी नजदीक आया है, बुधवार को बैठक बुला ली गई है, लगभग इसे लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और इस बार कितनी जल्दी इनकी मांग को सुना जाता है, इनकी नोटिफिकेशन जारी होती है या नहीं, देखना होगा। क्योंकि पूर्व में भी यही हुआ था, पूर्व जयराम सरकार ने आश्वासन ये दे दिया था कि इन्हें मर्ज कर दिया जाएगा, नोटिफिकेशन भी इस पर जारी होगी, लेकिन अधिसूचना आज तक जारी नहीं हो पाई। अब इस बार इनका ये कहना है कि बैठक के तुरंत बाद ही इनके लिए नोटिफिकेशन भी जारी होनी चाहिए, नहीं तो फिर से भी ये पेन डाउन स्ट्राइक पर जा सकते हैं, जिस वजह से पंचायतों के कई तरह के काम लटक जाएंगे। तो एक राहत भरी खबर इस कैडर के लिए कि अब बुधवार तक का ही इन्हें महज इंतजार करना पड़ेगा, यानी कि 2 दिन और रह गए और तीसरे दिन फिर इन्हें सचिवालय पहुंचना होगा बैठक के लिए। एचआरटीसी कंडक्टर्स की वेतन विसंगति का मामला भी सुलझेगा या नहीं, इस पर कुछ कह नहीं सकते, लेकिन एक राहत भरी खबर इनके लिए जरूर है। वो ये कि एचआरटीसी प्रबंध के निदेशक की ओर से स्टेटमेंट में साफ कर दिया गया है कि अब ये इनकी वेतन विसंगति का मामला सरकार तक पहुंचाया जाएगा। दरअसल इस मसले पर रिपोर्ट सबमिट की जाएगी सरकार को और वित्तीय विभाग को। उसके बाद यहाँ वित्त विभाग की ओर से और सरकार की ओर से जो भी डिसीजन लिया जाता है उस पर अमल किया जाएगा एचआरटीसी प्रबंधन की ओर से। जो वेतन विसंगति इनके सामने आई थी वो तब आई थी जब नया पे स्केल लागू किया गया था। दरअसल जहां इन्हें बढ़ा हुआ ग्रेड पे मिलना था वहां कम होकर ये ग्रेड पे मिल गया था, जिस वजह से लगातार इनकी ओर से बाद में प्रदर्शन भी किए गए। इन्होंने आंदोलन की चेतावनी भी दी। हालांकि चेतावनी तो इन्होंने अभी भी दी है कि जल्दी ही अगर इनकी ये वेतन विसंगति दूर नहीं होती है तो सड़कों पर ये उतरेंगे, और 7 नवंबर के बाद ये ओवर टाइम भी नहीं करने वाले हैं, यानी कि ओवर टाइम के तौर पर अपनी सेवाएं नहीं देंगे। साथ ही साथ जो डीए और एरियर के पेंडिंग भत्ते हैं वो भी जल्दी ही इन्हें दे दिए जाएं, ये भी मांग इन्होंने रखी है कई तरह की, क्योंकि आर्थिक परिस्थितियों से इन्हें गुजरना पड़ रहा है, कमज़ोर आर्थिक परिस्थितियां इन्हें देखनी पड़ रही हैं। इसलिए ज़रूरी है कि इनकी देनदारियां पूरी की जाए, और उससे पहले ज़रूरी ये है कि इनकी वेतन विसंगति दूर की जाए। बार बार यही मांग इन्होंने दोहराई है, इसीलिए इन्होंने अल्टीमेटम भी सरकार को दे दिया है। और अब जैसा कि हम कह रहे हैं, जो एचआरटीसी के प्रबंध निदेशक हैं उन्होंने भी ये स्पष्ट कर दिया है कि एक रिपोर्ट सबमिट की जाएगी सरकार को, उसके बाद जो भी फैसला उस पर सरकार का या वित्त विभाग का आता है उसी पर अमल करने वाला है एचआरटीसी प्रबंधन। अब ऐसे में उम्मीद लगाकर बैठी है ये कंडक्टर यूनियन की हो ना हो अब इनके हित में ही यहाँ डिसीजन आएगा जब इन्होंने चेतावनी दे दी है। भर्तियों पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने सरकार को घेरा है। दरअसल डॉक्टर राजीव बिंदल ने ये कहा है कि लगातार कर्ज पे कर्ज वर्तमान सरकार ली जा रही है। अभी 10 महीने में ही 10,300 करोड़ रुपए तक का कर्ज ले लिया गया है। हालांकि बीच में 1,000 करोड़ का अतिरिक्त कर्ज लिया गया था, उस हिसाब से 11,300 करोड़ रुपए तक का ये कर्ज हो जाता है। तो आने वाले 5 सालों में 60,000 करोड़ से भी ऊपर ये कर्ज जाने वाला है। हालांकि इसके बदले में ना तो कोई भर्तियां हो पा रही हैं, ना कर्मचारियों की कोई डिमांड पूरी हो रही है। स्वास्थ्य विभाग जो कि सबसे ज़्यादा संवेदनशील महकमा माना जाता है, वहाँ पर डॉक्टर्स की, पैरामेडिकल स्टाफ की कोई भर्ती नहीं हो पाई है। तो इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ नहीं हो सकता
सकता है। सभी कर्मचारी सड़कों पर है, कई तरह के वर्ग सरकार बनने के बाद ही सड़कों पर उतर गए हैं, क्योंकि झूठे वायदे उनसे किए गए थे और अब वायदे पूरे करने के लिए वर्तमान सरकार की ओर से कुछ नहीं किया जा रहा है। महज कर्ज लिया जा रहा है और अभी तक ना तो कोई भर्तियां हो पाई हैं, ना ही कोई विकासात्मक कार्य हो पाए हैं। इस बात पर पूरा ब्यौरा वर्तमान सरकार को देना चाहिए कि कितना कार्य इनकी ओर से किया गया है। हालांकि देखिए, बार बार यहाँ कर्ज पर सियासत गरमाती रहती है। पूर्व जयराम सरकार में भी विपक्ष की ओर से यही कहा जाता था। भाजपा जब खुद विपक्ष में गई है तो उनकी ओर से भी यही स्टेटमेंट अब वर्तमान सरकार पर दी जा रही है। पीजीटी-आईपी भर्ती कब शुरू होगी, अभ्यर्थियों की ओर से सवाल किया जा रहा है और सवाल इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हाईकोर्ट ने इस मामले पर 21 अगस्त को ही अपना फैसला सुना दिया था। एक तरह से जो शर्त लगी हुई थी 5 साल के शैक्षणिक अनुभव को लेकर, वो उसी तरह से रहेगी, इस शर्त को नहीं हटाया गया है। तो अब जब इस पूरी भर्ती से स्टे हट चुका है तो क्यों आगे ये प्रक्रिया बहाल नहीं की जा रही है, सवाल ये उठा रहे हैं। हालांकि अभी तक हमें कोई हलचल फिलहाल सचिवालय में या फिर डिपार्टमेंट में इस भर्ती को देखने में नहीं आई है और पोस्ट ये काफ़ी ज़्यादा हैं और स्कूलों में भी देखिए ये काफ़ी पद अभी खाली चल रहे हैं। 2017 में क्योंकि भर्ती होनी थी 1191 पदों पर, लेकिन उसी बीच कुछ एक अभ्यर्थियों की ओर से कोर्ट में चुनौती दे दी गई शर्त पर, जो कि 5 साल के शैक्षणिक अनुभव को लेकर शर्त रखी गई थी इस भर्ती में। इस शर्त को हटाया जाना चाहिए, ये मांग उन्होंने रखी थी, लेकिन अब तय ये हुआ है कि शर्त एज इट इज़ आगे के लिए भी रहेगी। लेकिन अभ्यर्थियों का ये मानना है कि 6 साल हो चुके हैं, भर्तियां नहीं हो पाई हैं, स्कूलों में पद खाली चल रहे हैं, आउटसोर्स पर वहां पर तैनाती की गई है, तो ज़रूरी है कि समय से ही अब ये रेगुलर भर्ती होनी चाहिए और जल्दी ही ये प्रक्रिया शुरू की जाए ताकि राहत पहुंच सके अभ्यर्थियों को भी और छात्रों को भी जो अपने शिक्षकों के इंतजार में बने हुए हैं। हालांकि एक तरह से डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने अभी इस पर चुप्पी साधी हुई है। हमने उनसे जानकारी ली थी तो उनका कहना था कि जल्दी ही प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी, लेकिन अभी तक कोई ऐसी तिथि निर्धारित नहीं की गई है और ना ही हमें प्रक्रिया शुरू करने के लिए कोई हलचल एक तरह की नजर आई है डिपार्टमेंट में। वन मित्र पॉलिसी पर अब आना चाहेंगे क्योंकि जल्दी ही वन मित्र भर्ती भी होगी और इसे लेकर भी प्रक्रिया विभाग की ओर से शुरू की जा रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो पॉलिसी को लेकर क्राइटेरिया तय किया गया है उससे अभी भी बेरोजगार युवा सहमत नजर नहीं आ रहे हैं। दरअसल क्योंकि इन बेरोजगारों की ओर से अब डिमांड ये रखी गई है कि इसमें आयु सीमा 25 से बढ़ाकर 30 वर्ष की जाए। एक तो हवाला ये दे रहे हैं कि पिछले काफ़ी महीनों से भर्तियां लटकी हुई हैं, कोई नई भर्तियां भी नहीं हुई। पूर्व जयराम सरकार में भी इसी तरह के हालात बने हुए थे। अब बहुत मुश्किल से 1 या 2 डिपार्टमेंट्स में जो भर्तियां निकल भी रही हैं उसमें एज लिमिट काफ़ी कम रखी गई है, तो 25 से 30 अगर इसे बढ़ाकर रखा जाएगा, बहुत सारे बेरोजगार युवाओं को फिर इस भर्ती में शामिल होने का मौका मिलेगा। हालांकि देखिए, जो इससे पहले पॉलिसी में कुछ एक क्राइटेरियाज तय किए गए हैं वो ये है कि ग्राउंड टेस्ट के साथ साथ शैक्षणिक योग्यता और इंटरव्यू भी इसमें देना होगा और शैक्षणिक योग्यता वाले अंक सबसे ज़्यादा हैं, 100 में से लगभग 75 अंक क्योंकि शैक्षणिक योग्यता के आधार पर ही इसमें मिलेंगे। दूसरी बड़ी बात यह है कि जो एकल नारियां हैं या तलाकशुदा महिलाएं हैं या इकलौती बेटी है अपने परिवार में, उन्हें 3 इसमें अतिरिक्त अंक दिए जाएंगे। इसी प्रकार से जो कमज़ोर आर्थिक स्थिति वाले परिवार हैं या बीपीएल श्रेणी में जो लोग आते हैं उन्हें 2 अतिरिक्त अंक मिलने वाले हैं। क्राइटेरिया कुछ इस तरह से फिक्स किया गया है। पर्सनल इंटरव्यू भी इसमें रखा जाएगा जिसके 10 अंक हैं। हालांकि फिर अंत का जो पड़ाव है वो शारीरिक दक्षता का है, ये परीक्षा भी होने वाली है। तो ये क्राइटेरिया रखा गया था, कई तरह के सवाल इस पर उठाए जा रहे हैं। इससे पहले बेरोजगार युवाओं ने ये कहा था कि जो इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जा रहा है ठीक नहीं है, इसमें तो पूरी तरह से अप्रोच लगेगी और ये अब भर्तियों में नहीं भी होना चाहिए। लेकिन सीधे तौर पर अगर हम आपको देखिए जानकारी दें तो आउटसोर्स पर एक तरह से ये अस्थायी तौर पर एक तरह से ये भर्ती अभी मानी जा रही है, इसलिए ज़रूरी है कि इसमें कुछ इस तरह के निर्णय भी लिए जाएं और यहाँ सरकार की ओर से जो कुछ एक चीज़ें डिसाइड की गई हैं वो अपने अनुसार की गई हैं। रेगुलर भर्तियों में क्योंकि इसे शामिल नहीं किया जा सकता है। तो घोटाले पर आना चाहेंगे क्योंकि आज लगभग 8 गिरफ्तारियां और हुई हैं और इन 8 गिरफ्तारियों में 3 के करीब पुलिस जवान बताए जा रहे हैं। पुलिस जवानों में एक महिला कांस्टेबल है, एक मेल कांस्टेबल है और तीसरा इसमें फॉरेस्ट गार्ड भी शामिल है। तो फिलहाल सवाल बड़े ये उठते हैं कि देखिए सबसे ज़्यादा गिरफ्तारियां इसमें पुलिसकर्मियों की ही हो रही हैं। न जाने इससे पहले भी कितनी हुई है और आने वाले दिनों में भी कितनी होने वाली है, इस पर अभी तक कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन अपनी रिटायरमेंट से
पहले ही देखिए अपनी जो इनका रिटायरमेंट का समय आने वाला था उससे पहले ही इन्होंने एक तरह से सेवानिवृत्ति ले ली और फिर ये कमाई का रास्ता चुना और उसके बाद बाकी लोगों को भी इसमें इन्वॉल्व करने की कोशिश की, उनसे भी पैसे इन्वेस्ट करवाए। जो महिला कांस्टेबल की गिरफ्तारी हुई है इसे लेकर ये भी जानकारी सामने आई है कि बहुत सारे ऐसे लोग जो कि शिकार बने इस घोटाले में, उन्होंने इस महिला का नाम लिया है। ये एक एजेंट के तौर पर आरोपियों के साथ मिलकर काम कर रही थी। 1.5 सप्ताह पहले ही हमीरपुर से इस महिला के कुछ एक डॉक्यूमेंट्स अपने पास जब्त कर लिए थे एसआईटी की टीम ने और डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ इसका मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप और अन्य रिकॉर्ड भी कब्जे में ले लिए थे। हालांकि पहले इसे हमीरपुर पुलिस स्टेशन में लाया गया था और उसके बाद एसआईटी के हवाले कर दिया गया है। अब इसे गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही साथ और भी 2 पुलिस के जवान हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है और एक फॉरेस्ट गार्ड भी है। कई महत्वपूर्ण ऐसे दस्तावेज है जो कि इसी महिला के घर से एसआईटी की टीम को मिले हैं और लगभग अब ये माना जा रहा है कि जिला हमीरपुर में ही 30 करोड़ का घोटाला हो गया है। हालांकि डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की ओर से जानकारी ये दी गई थी कि पूरे हिमाचल प्रदेश में 2500 करोड़ तक का घोटाला हुआ है। अभी आने वाले समय में ये फिगर बढ़ भी सकती है क्योंकि नई नई शिकायतें लेकर अब रोज़ लोग पहुँच रहे हैं, नए नए नाम इसमें सामने आ रहे हैं और सबसे ज़्यादा पुलिसकर्मी ही इसमें संलिप्त पाए जा रहे हैं। करीब 1 लाख लोगों को अभी तक इसमें हिमाचल प्रदेश में ठगा गया है और सबसे ज़्यादा इसमें सरकारी कर्मचारी माने जा रहे हैं। संख्या इनकी कम नहीं है। देखिए 5 से 6 हज़ार के करीब तो सरकारी कर्मचारी हैं जिन्होंने अपने पैसे इन्वेस्ट कर दिए थे, दूसरों के पैसे भी इन्वेस्ट करवाए और समय से पहले ही रिटायरमेंट ले ली थी। हालांकि देखिए 100 लोग ऐसे हैं जिन्होंने लगभग 2-2 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए थे और 200 लोग ऐसे सामने आए हैं जिन्होंने 1-1 करोड़ की राशि लगा दी थी, लेकिन बदले में अब कुछ नहीं मिलने वाला है क्योंकि जो मुख्य आरोपी इसमें माने जा रहे हैं, एक तो मंडी का सुभाष है, वो विदेश भाग गया है। लगभग 200 से 300 करोड़ रुपए का घोटाला उसने कर दिया है। इसी के अतिरिक्त बाकी भी ऐसे आरोपी मिल रहे हैं जिनके पास 100 या 200 करोड़ की ट्रांजैक्शंस भी इनके अकाउंट्स में हुई है। हालांकि पूछताछ की जा रही है। अब जांच के बाद क्या कुछ सामने आता है ये हम देखेंगे। देखिए अब आना चाहेंगे इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र पर, क्योंकि लगातार हमारे पास कमेंट्स आ रहे थे कि काफ़ी ज़्यादा धीमी गति हो गई है और शिक्षा विभाग में जिला कैडर में सबसे ज़्यादा धीमी गति देखने के लिए मिल रही है, विशेष तौर से उन मामलों में जहां पर 5% कोटे की बात हो। तो पहली बात तो ये है कि प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों को सरकार की ओर से ही आदेश जारी किए गए हैं कि ये जो 5% कोटे वाले मामले हैं इन्हें एक तरह से स्टे पर रखा जाए। इसीलिए हमें देखने में आ रहा है कि प्रक्रिया पर पूरी तरह से रोक लगी हुई है। लेकिन अब विभाग के अधिकारियों की ओर से ये कहा जा रहा है कि जब सरकार की ओर से मंजूरी दे दी जाएगी तो उसके बाद फिर ये ट्रांसफर्स भी शुरू कर देंगे। हालांकि हो सकता है कि आने वाले दिनों में सरकार की ओर से कुछ एक बदलाव भी इसमें किए जाएं, जैसा कि जिला कैडर की हम बात कर रहे हैं तो स्टेट कैडर में लाने की कोशिश इन्हें हो रही हो। लेकिन अभी एक तरह से रोक ही इस प्रक्रिया पर लगी हुई है, काफ़ी ज़्यादा धीमी गति है और शिक्षक काफ़ी ज़्यादा चिंतित नजर आ रहे थे। तो सरकार की ओर से जब तक अब दोबारा आदेश नहीं दिए जाते हैं विभाग के अधिकारियों को कंटिन्यू करने के लिए ट्रांसफर्स को, तब तक मुश्किल ही इसमें कुछ हो पाएगा। नियुक्ति की तिथि से वरिष्ठता का लाभ, देखिए लगभग ये 70,000 के करीब कर्मचारी थे जो कि मांग रहे थे और पिछले कई वर्षों से इन्होंने सचिवालय के कई चक्कर भी काटे, मंत्रियों से भी मुलाकात की और सीएम सुक्खू के समक्ष भी बार बार अपनी मांग ये दोहरा रहे थे। लेकिन अब वर्तमान सरकार ये जो प्रक्रिया है लागू कर सकती है, हालांकि करनी पड़ेगी क्योंकि कारण इसका ये है कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से इस पर फैसला आ चुका है। दरअसल क्योंकि हिमाचल प्रदेश के ही 2 मामले सुप्रीम कोर्ट में गए थे, एक आयुर्वेद विभाग से और एक शिक्षा विभाग से, और अब उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये स्पष्ट कर दिया गया है कि कॉन्ट्रैक्ट पीरियड को भी पेंशन के साथ जोड़ा जाए और कॉन्ट्रैक्ट पीरियड से ही बाकी वित्तीय लाभ भी कर्मचारियों को दिए जाए। यानी कि सीधे तौर पर ये माना जा रहा है कि अब डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से ही सीनियरिटी का लाभ इन कर्मचारियों को दिया जाना चाहिए। इसलिए अब ना चाहते हुए भी वर्तमान सरकार को यह फैसला यहां पर लागू करना होगा। एक तरह से ये जो 70,000 के करीब कर्मचारी थे, बार बार मांग उठा रहे थे, इनकी जीत हुई है क्योंकि 2 मामलों पर देखिए अब ये डिसीजन यहां पर आ चुका है। हालांकि तीसरा एंगल अगर हम आपके साथ इसमें चर्चा करें तो ये भी है कि सरकार की ओर से रिक्वेस्ट भेजी गई थी कि इस ऑर्डर में संशोधन किया जाए, लेकिन इस रिक्वेस्ट को भी रिजेक्ट कर दिया गया है। तो अब किस प्रकार से इस फैसले को यहां पर लागू किया जाता है देखना होगा। हालांकि कुछ एक विभागों में इस फैसले को लागू करने पर हमें काफ़ी ज़्यादा हलचल भी नज़र आ रही है। जेसीसी की बैठक देखिए अभी होनी है और उसे लेकर कई तरह के एजेंडा तय किए जा रहे हैं और बार बार ये बात यहाँ जो एनपीएस गुट है और अभी जो एनजीओ फेडरेशन के लिए भी सामने आ गया है, बार बार उसके अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर का भी यही मानना था कि जितने भी कर्मचारियों के बड़े एजेंडा पेंडिंग रह गए हैं उन्हें सबसे पहले उठाया जाएगा। लेकिन जेसीसी की बैठक होने से पहले ही यहाँ पर इस तरह की जानकारी सामने आई है। अब इसके बाद जब भी जेसीसी की बैठक होती है इस मसले को एजेंडा के तौर पर लिया जाता है या नहीं ये हम देखेंगे।
और बड़ी बात यह है कि देखिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से अब इस पर डिसीजन आ चुका है। और एक बात जो कि बार बार कर्मचारी भी अपनी रख रहे थे वो यही थी कि इस वजह से विभागों में कई तरह के झगड़े पड़ रहे हैं सीनियर्स और जूनियर्स के बीच। तो अब ये झगड़े जो बढ़ रहे थे अब इसके बाद कम हो पाते हैं नहीं, ये भी हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले ये ज़रूरी है कि सरकार अपने यहाँ इस डिसीजन को लागू करे।